नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने अपने जो भी एग्जाम्स को टारगेट किया है, आप उनको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जैसे यूपी पुलिस होने वाला है, यूपी पुलिस के बाद में और भी कई सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि सबसे मेन है रेलवे का ALP की वैकेंसी और टेक्नीशियन की वैकेंसीज को डिक्लेयर किया जा चुका है, और यूपी पैड भी होने वाला है। तो इन सब जो एग्जाम्स हैं, जो वनडे एग्जाम है, इनमें एक सबसे कॉमन चीज होती है कि गांधी जी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं गांधीयन एरा। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे गांधीयन एरा के बारे में, यानी गांधीवादी युग के बारे में। और देखिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप इस वीडियो को ना पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा। आप एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। और नॉट ओनली के गांधी जी से रिलेटेड, उनके आसपास के और भी जितने भी क्वेश्चंस जो हो सकते हैं बेस्ट पॉसिबल, आपको सारे के सारे यहाँ कराए जाएंगे। और अगर आप वीडियो के एंड तक टिके रहते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज होगा, जो कि आपको लास्ट में मिलेगा, जिससे जो आप पूरा ये लेक्चर देखोगे ना, उस सबको एक 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने के लिए। एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, जब तक वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए, गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म की। तो देखिए, इनका जन्म आपको पता है कि यहाँ 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में, ये इतना अच्छे से याद रखना। इनके फादर की बात करें तो फादर का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करें इनके फादर की, तो देखिए इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे दीवान, ये भी याद रखिएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर दीवान थे। अब दीवान क्या होता था? देखिए, दीवान ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट हुआ करती थी, जो इक्विवेलेंट होती थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के या फाइनेंस मिनिस्टर के, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सारे काम देखते थे। तो आप इससे देख सकते हो कि गांधी जी बहुत एक स्टेब्लिश परिवार में पैदा हुए थे, जिस वजह से ये अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन जा पाए थे। उसके बारे में बात करेंगे। अगर इनकी माता जी की बात करें तो माता जी का नाम था पुतलीबाई गांधी और इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब सम टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की शादी कब हुई थी? तो देखिए, जब वो कितने साल के थे? 13 ईयर। उनकी एज कितनी थी? सिर्फ 13 ईयर्स के थे वो। 13 ईयर्स के थे तब उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी जी से। अब बात करें गांधी जी के सन की, तो देखिए गांधी जी के 4 सन थे। 4 सन कौन कौन से थे? तो आपके हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ये 4 सन थे। हालांकि इन 4 से पहले इनके एक और सन थे जो कि सरवाइव नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। बात करें अगर हरिलाल की, तो इनका जन्म 1888 में हुआ था, ये अच्छे से याद रखिएगा। बात करें मनीलाल की, तो इनका जन्म 1892 में हुआ था। और रामदास जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1897 में हुआ था। और लास्ट है देवदास, तो देवदास का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ये अच्छे से याद रखिएगा। एंड सम टाइम क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या गांधी जी की कोई डॉटर भी थी? तो हाँ जी, देखिए गांधी जी की एक अडॉप्टेड डॉटर थी, ये भी याद रखिएगा। एक अडॉप्टेड डॉटर, ये भी याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो। हालांकि इतने गुंजाइश नहीं है इस क्वेश्चन की आने की, लेकिन पूछ लेना। जिनका नाम क्या था? लक्ष्मी, ये भी याद रखिएगा। अडॉप्टेड डॉटर जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। समझ में आ गया पूरा बेसिक फंडा? चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब देखिए, गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी की सबसे पहले बात करते हैं स्टडी। और पहले गांधी जी का जो भी काम थे वो फेमस कहाँ हुए थे? तो गांधी जी फेमस हुए थे साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा, तभी तो इंडिया में उनको लेके आया गया, बुलाया गया। और फिर यहाँ पे आके उन्होंने जो कारनामे करे हमने देखे। तो पहले हम साउथ अफ्रीका वाला जो पोर्शन है इनका वही कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी को क्या है, गांधी जी को लॉ पढ़ना था। लॉ पढ़ने के लिए वो कहाँ गए थे? 1888 में, ये याद रखिएगा। 1888 में इंग्लैंड गए थे। और जो इंग्लैंड गए थे ना, उस कॉलेज का नाम क्या था? तो देखिए, लंदन के अंदर जहां इन्होंने लॉ पढ़ा था, उस कॉलेज का नाम भी याद रखिएगा। लंदन गए थे तो उसका नाम था इनर टेम्पल, ये भी याद रखिएगा। क्या था? इनर टेम्पल, इनर टेम्पल कॉलेज, वहां पे ये गए थे। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और वहां जाने के बाद 1888 में गए थे, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। 1888 में गए थे और 1891 में 1891 में क्या है, इंडिया लौट के आ गए थे ये। जब यहाँ पे इंडिया आ गए थे तो 2 साल ये इंडिया में बिताए इन्होंने। इंडिया में बिताए, इंडिया में बिताने के बाद जब इन्होंने 2 साल बिता लिए, तो हालांकि इनको जब कोई ज्यादा काम नहीं था, कुछ भी नहीं मिला था, तब फिर इनको क्या होता है कि 1893, ये याद रखिएगा, 1893 यानी कि 1893 में एक साउथ अफ्रीका की मर्चेंट कंपनी थी, दादा एंड अब्दुल्ला,
उनका इनको एक लीगल कॉन्टेक्ट मिलता है। लीगल कॉन्टेक्ट मतलब साउथ अफ्रीका जाके उनके लीगल एक्सपर्ट बने, क्योंकि उनका डिस्प्यूट चल रहा था, उस सारी चीजों को देख रेख करें। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1893 में कौन सा? दादा अब्दुल्ला, ये भी याद रखिएगा, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन बन जाता है आपका। दादा अब्दुल्ला आपसे कई जगह पूछा गया है, दादा अब्दुल्ला। तो यहाँ पे कब? 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, 1893 साउथ अफ्रीका चले गए। अब आपसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो समटाइम आपसे पूछ लिया जाता है कि उस शिप का नाम क्या था जिस शिप से गांधी जी गए थे। तो देखिए उस शिप का नाम था SS सफारी, ये भी मत भूलना, SS सफारी। उस शिप का नाम था SS सफारी। ठीक है, और कहाँ पे लैंड करे थे? तो डरबन में करे थे, ये साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में जाके इन्होंने लैंड किया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और यही सारी चीजें आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि मैंने जैसे बताया 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था दादा अब्दुल्ला, जो एक मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनी थी गुजरात की। अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी को क्यों लिया था उन्हें, तो देखिए उन्हें कोई, ये जो कंपनी मर्चेंट कंपनी थी गुजरात बेस्ड थी, तो इनको क्या है, गुजराती स्पीकिंग एक मतलब एक लॉ के एक्सपर्ट चाहिए थे, तो इसलिए गांधी जी को इन्होंने प्रेफर करा और गांधी जी को अपने साथ लेके चले गए साउथ अफ्रीका। अच्छे से बिल्कुल याद कर लो। अब देखिए जैसे ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अच्छे से, जैसे ये साउथ अफ्रीका जाते हैं तो इनको सबसे पहले वहां पे पहुंचते ही साउथ अफ्रीका में क्या करना पड़ता है? साउथ अफ्रीका जैसे ये पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका में, इनको अपार्थाइड सिस्टम जो वहां पे चलता था, यानी कि वहां पे नस्ल भेद, यानी कि जो रंग रूप के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। देखते ही गांधी जी वहां पे जाके देखते रह जाते हैं। तो अपने ही जैसे ये डरबन में पहुंचते हैं SS सफारी नाम की शिप से, तो इनको जो डरबन से प्रितोरिया नाम के शहर में जाना होता है। यहाँ पे मैं आपके लिए बता देता हूँ कि डरबन से कहाँ जा रहे होते हैं ये, जो डरबन नाम का शहर था, डरबन से प्रितोरिया जा रहे होते हैं ये, प्रितोरिया, ये भी याद रखिएगा, प्रितोरिया जा रहे होते हैं 1 हफ्ते के बाद ही। तो जब ये यहाँ जा रहे होते हैं तो इंसिडेंस क्या होता है कि यहाँ पे जाके ये क्या लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हैं, क्योंकि ये अफोर्ड कर सकते थे, अच्छे खासे फैमिली से थे, और फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हैं। जैसे ये ट्रेन में बैठते हैं, जो ट्रेन का TC है वो इनको हटा यहाँ से निकाल देता है, वो कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये गोरे लोगों के लिए है। तो यहाँ से जब गांधी जी को निकाला जाता है तो 3rd क्लास में जाने के लिए उनको बोलता है। तो गांधी जी को यहाँ से निकाला जाता है ना, तो देखिए ये इतना बड़ा इंसिडेंट होता है कि गांधी जी यहाँ से पूरा समझ जाते हैं कि यहाँ ऐसे काम नहीं चलने वाला है, यहाँ लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। और देखिए फेमस इंसिडेंट बताता हूँ कि जिस स्टेशन पे गांधी जी को बाहर निकाला गया था ना, फिर बाद में उसी स्टेशन पे गांधी जी का स्टैचू लगाया गया था, और उस स्टेशन का नाम क्या था, ये भी याद रखिएगा, उस स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। इसका अच्छे से याद रखिएगा, ये वो रेलवे स्टेशन है जहां गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया गया था, पीटर मैरिट्सबर्ग। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, भूलना मत इस चीज को। ठीक है, और देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आपको फोटो दिख रही है ना यहाँ पे लगाई गई है, ये उसी रेलवे स्टेशन के बाहर लगी हुई फोटो है आज की। अब देखिए जैसे ही गांधी जी यहाँ पे जाते हैं और ये सब कुछ होता है, फिर बाद में गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं, 1894 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1894 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आप अच्छे से याद रखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वहां पे जो इंडियंस रह रहे थे, जो इंडियंस रह रहे थे उनके जो जो राइट्स थे, उनका हनन हो रहा था, उनके बारे में बात करती थी। और जो लेटर ऑन, यानी कि जो बाद में जाके जो जो अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम चलता था, यानी कि रंग भेद के आधार पर क्या होता था, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो उन सारी चीजों का हेडक्वार्टर बना। यहाँ से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सारे जो मूवमेंट थे उनको चलाया गया, ये भी याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, 1894 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आप समझोगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको भी अच्छे से याद रखना, सबसे पहले गांधी जी ने इसी को सेटअप करा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सब इसके बाद में क्या हुआ, तो देखिए इसके बाद में गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने सबसे पहले 1803 में एक इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर निकाला। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये क्या था। तो देखिए 1803 में क्या हुआ था, इंडियन ओपिनियन, ये आपको सब PDF में मिल जाएगा। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर निकाला गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पता है यहाँ पे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो न्यूज़पेपर था कितनी लैंग्वेज में आता था। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो था, मतलब सॉरी न्यूज़पेपर जो था, ये 4 लैंग्वेज में आता था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, अगर साउथ अफ्रीका में आ रहा है तो इंग्लिश तो होगी, और आपकी गुजराती, ये भी याद रखिएगा,
एक आपकी होगी गुजराती, और लास्ट थी आपकी तमिल। इस 4 लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था। अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। अब अगर आगे बात करें तो सब फिर इसके बाद क्या हुआ, 1804, इसको भी याद रखिएगा। ये देखिए 1804 यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा 1803, 1803 नहीं 1903 आएगा ये, क्योंकि हमने ईयर बदल दिया। 1903 यहाँ आएगा। और 1904 में क्या होता है, 1904 में क्या करते हैं गांधी जी, फीनेक्स नाम का सेटलमेंट करते हैं, PHOE, फीनेक्स सेटलमेंट, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें फीनेक्स सेटलमेंट, आपसे क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर 2 सेटलमेंट, इसको आप फीनेक्स सेटलमेंट भी बोल सकते हो और फीनेक्स आश्रम भी बोल सकते हो, तो 2 सेटलमेंट करे थे, जो कि एक जोहानिसबर्ग में था और एक डरबन में था। तो आपसे पूछा जाता है जो फीनेक्स सेटलमेंट है वो कहाँ पे हुआ किया था गांधी जी ने, तो इसको डरबन के अंदर किया था, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था, डरबन शहर के अंदर हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। 1904 में करा था, और इसको क्या बंद भी कर दिया गया था, लेकिन 27 फरवरी सन 2000 में इसको फिर से रीओपन कर दिया गया, और अभी इसको क्या 120 साल होने जा रहे हैं। अब इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, एक नेशनल हेरिटेज साइट है साउथ अफ्रीका के अंदर। जब भी इंडिया से कोई भी पॉलिटिकल लीडर या बड़े लोग जाते हैं सरकार की तरफ से, तो उसको विजिट करते हैं, ये भी अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो देखिए इसके बाद में क्या है, गांधी जी ने सबसे पहले क्या करा, फिर वहां पे 1906 में पहला सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका के अंदर। क्वेश्चन आएगा अगर इंडिया में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो ये आप बता सकते हो चंपारण करा था, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगर साउथ अफ्रीका में कहाँ किया था तो 1906 में करा था सबसे पहले। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, गांधी जी अपनी 1909 में, नेक्स्ट अलग हम सेकेंड वाला अपना पेपर ले लेते हैं। 1909 यहाँ याद रखिए, 1909 में हिंद स्वराज नाम की बुक गांधी जी लॉन्च करते हैं अपनी। कौन सी, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नाम की गांधी जी बुक लॉन्च करते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अब इसके बाद में 1910 में यानी कि 1910 में गांधी जी क्या करते हैं, एक और जो मैंने आपको बताया था टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय नाम का एक और आश्रम बनाते हैं, ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म बोला जाता है इसको, टॉलस्टॉय फार्म या आश्रम, इसको भी याद रखिएगा। और ये कहाँ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका जोहानिसबर्ग में था, इसको बिल्कुल मत भूलना, ये आपका जोहानिसबर्ग में था, इसको बहुत अच्छे से याद कर दिएगा। अब देखिए इसी जो आपको दिख रहा है ये टॉलस्टॉय फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म को क्या है बाद में जाके ये बनाया क्यों, ये इसलिए बनाया जैसे ही फीनिक्स फॉर्म जो फीनिक्स सेटलमेंट बनाया था वहां से काफी लोगों को हेल्प मिली, यानी कि गांधी जी को बहुत लोगों को मदद कर पाए, तो उन्हें लगा कि उन्हें जरूरत फील हुई कि हमें ऐसा एक और आश्रम या सेटलमेंट बनाना चाहिए, तो इसीलिए सेटलमेंट बनाया गया था। और देखिए गांधी जी की जो बुक थी ना 1909 में जो लॉन्च करी थी, 1910 में इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया, जिसको क्या है इंग्लिश वर्जन, याद रखिएगा, जो क्या था एक इंग्लिश वर्जन था, ठीक है, इंग्लिश वर्जन लॉन्च किया गया। और ये कहां से किया गया, तो ये आपका किया गया कहां से, फिनिक्स सेटलमेंट से, इसको भी याद रखिएगा, ये फिनिक्स सेटलमेंट से लॉन्च किया गया था, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि वहां पे जो इंडियंस काम कर रहे थे वो पहुंचे कैसे थे, तो देखिए 1860 से ही माइग्रेशन शुरू हो गया था इंडिया से साउथ अफ्रीका, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स आते थे हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी उनकी, तो उसकी वजह से लोग कमा नहीं पाते थे, इसलिए बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, और कुछ क्या होते थे आप कह सकते हो स्लेव की तरह, उनको साउथ अफ्रीका ले जाया गया, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, साउथ अफ्रीका ले जाया गया, कब से 1860 से ही ये जो है मूवमेंट चालू हो गया था, किसके लिए, शुगर प्लांटेशन के लिए, यानी कि शुगर प्लांटेशन के गन्ने की खेती जो होती थी उसमें काम करवाने के लिए इनको लेके जाया जाता था। बिल्कुल भूलना मत इस चीज को, क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ अफ्रीका में जब इंडियंस जाते थे तो किसकी खेती के लिए जाते थे, तो शुगर प्लांटेशन की खेती के लिए जाते थे, अच्छे से याद रखिएगा। अब गांधी जी ने लगभग 21 साल, यानी कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 24 साल के थे, और वहां पे कितने 21 साल रहे, 21 साल गांधी जी कहां पे रहे, 21 साल गांधी जी रहे साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहे तो एक बात याद रखिएगा कि गांधी जी के रिगार्डिंग आपको पूछा जाता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, याद रखिएगा, पॉलिटिकल पॉलिटिकल गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है गांधी जी के कौन थे, तो इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके पॉलिटिकल गुरु थे, इनके बारे में बिल्कुल मत भूलना, गोपाल कृष्ण गोखले, अच्छे से याद रखिएगा इनको बिल्कुल। अब गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा ये स्टेट विजिट पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, 1911 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, ये साउथ अफ्रीका जाते हैं ये,
स्टेट विजिट पे और वहां जाके गांधी जी के कारनामे देखते हैं कि बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, तो ये इंस्पायर हो जाते हैं उनसे और कहते हैं कि गांधी जी आप इंडिया में आइए, इंडिया में भी बहुत जरूरत है आपकी, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा टर्मोइल था उस टाइम पे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी इंडिया लौट के आए थे। लेकिन इन्होंने ये जो मैसेज था किसके थ्रू कन्वे कराया था, एक आप याद रख सकते हो कौन थे, एक CF एंड्रयूज करके इंसान थे, उनके द्वारा ये मैसेज को कन्वे कराया गया था। देन फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1915 में, 1915 डेट मेंशन कर लीजिएगा, कभी भी आप पूछी जा सकती है आपसे, हर एग्जाम में पूछी जाती है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न आते हैं इंडिया और उसको हम मनाते हैं NRI डे, यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन, नॉन रेजिडेंस इंडियन या प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस, जब गांधी जी इंडिया लौट के आए थे, भारतीय दिवस। समझ में आ गई आपको कि जब 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी इंडिया लौट के आए थे तो इतनी खुशी मनाई गई, इतना सब कुछ मनाया गया कि उस डे को क्या है NRI यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियंस, प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाया जाता है हर साल। अब NRI कौन होते हैं, देखिए NRI ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया के तो हैं लेकिन मोर देन 182 डेज यानी कि साल में 6 महीने से ज्यादा आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, यानी इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको हम NRI बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, ठीक है। जैसा मैंने आपको बता दिया, उन्होंने बुक करी और ये टॉलस्टॉय फॉर्म हो गया जो मैंने आपको बताया। अगर टॉलस्टॉय फॉर्म की बात करें तो देखिए टॉलस्टॉय कौन थे, टॉलस्टॉय एक रशियन ऑथर थे जिन्होंने बुक लिखी थी पीस एंड फ्रीडम, पीस एंड फ्रीडम, तो उसके लिए बहुत फेमस हुए थे टॉलस्टॉय, तो उनके नाम पे ये आश्रम का नाम था। और देखिए टॉलस्टॉय जो है ना, टॉलस्टॉय एक दिल्ली के अंदर रोड भी है, ये भी याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए ये फोटो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी 21 साल इन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताए और यहाँ से इनकी जो सारी जर्नी है, सारी जर्नी क्या है यहाँ से एंड हो जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए रह जाता है जो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसकी गलती हम नहीं करेंगे कि अगर आप ऐसा उसको छोड़ दो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, ये जब 1915 में, 1915 में गांधी जी इंडिया आए तो उनको लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा क्या दिया गया, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग कौन थे उस टाइम के हमारे कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जो 1910 से लेके 1916 तक रहे थे, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा इनको ये जो उपाधि है, जब ब्रिटिश इतना सब कुछ हमारा प्रोसिक्यूशन करते थे तो उपाधि कैसे दे दी, तो देखिए इसके पीछे रीजन था, गांधी जी को क्या रीजन था कि जब साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर चल रहा था, ये याद रखिएगा, देखिए ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं, बोयर वॉर आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा मैं दोबारा लिखता हूं इसको, क्या चल रहा था साउथ अफ्रीका में, बोयर वॉर चल रहा था, बोयर वॉर जो कब से कब तक चला था, 1899 से लेके 1902 तक चला था, 2 वॉर हुए थे इसमें। किस किस के बीच में चला था, ये इंग्लैंड और डच के बीच में चला था, क्योंकि इंग्लैंड अफ्रीका में क्या कर रहा था, अपना एक्सपेंशन कर रहा था, तो उसी के लिए क्या चल रहा था, बोयर वॉर चल रहा था, जिसमें कि पहला वॉर तो जो है डच जीते थे लेकिन सेकंड वॉर इंग्लैंड जीत गया था, फाइनली जीत जो है इंग्लैंड की हुई थी। तो इसी के दौरान जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, यानी कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, उन जो घायल हुए थे, जिनको गोलियां लगी थी, तो उनकी मदद करने के लिए क्या करा था गांधी जी ने, एक क्या है मेडिकल कैंप लगाया था, जिसे बोला जाता था क्या, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, नेटल, नेटल, नेटल पता है ना क्या है आपको, नेटल साउथ अफ्रीका में प्रोविंस है, नेटल इंडियन, नेटल इंडियन एम्बुलेंस, नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, ये इसका पूरा नाम था। तो इसके लिए ये जो चलाया था ना, जैसे मैंने बताया ब्रिटिश सोल्जर्स को ट्रीटमेंट दिया जाता था, मेडिकल सर्विस दी जाती थी, इसी के लिए खुश होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसने, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी गांधी जी को। क्या आप मुझे बता सकते हो कि गांधी जी ने जो केसरे हिंद की उपाधि है लौटा कब दी थी, देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा, गांधी जी ने ये उपाधि लौटा दी थी बाद में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है, जो मैं आपको बता चुका हूँ गांधी जी ने स्टार्ट करा था, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। और ये क्या है, ये फीनिक्स फॉर्म है जो कहाँ है, डरबन के अंदर स्थित है, शहर के नाम पक्के अच्छे से याद कर लेना। ये टॉलस्टॉय फॉर्म है, ये कहाँ पर है, जोहानिसबर्ग के अंदर, ये भी अच्छे से पता चल गया होगा आपको बहुत तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। तो देखिए
अब गांधी जी इंडिया आ चुके हैं, गांधी जी का इंडिया आगमन हो चुका है। अब बात करेंगे हम गांधी जी के इंडिया मूवमेंट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया, जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो उनके जो पॉलिटिकल मेंटोर थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप आइए, इंडिया में इतना कुछ है, आपकी जरूरत है, तो वो इंडिया में आके आप पहले भ्रमण कीजिए। तो पहले क्या है, 2 साल भ्रमण करते हैं, 15, 16 और 17 में अपने काम स्टार्ट करते हैं, 2 साल भ्रमण करते हैं। सबसे पहले जैसे उन्होंने फिनिक्स और जो टॉल्स्टॉय फॉर्म है जो साउथ अफ्रीका के अंदर बनाए थे, ऐसा ही सबसे पहले एक आश्रम सेटअप करते हैं जिसे हम साबरमती के नाम से जानते हैं, और जो अहमदाबाद के स्थित है, 1916 में बनाया गया उसको। तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो, 9 जनवरी में आपको बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं, ये सब कुछ हो गया कि मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि कैसे क्या हुआ, आश्रम सेटअप हो गया। अब बात करते हैं गांधी जी के मेन मूवमेंट की, यानी कि जो इंडिया का जो मेन मेन लीडिंग पाथ था, जो आजादी की तरफ बढ़ रहा था, हम जो फेस कर रहे थे, उसमें गांधी जी की एंट्री कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले होता है चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले होता है चंपारण सत्याग्रह, 1917, ये डेट याद रखिएगा बिल्कुल, 1917 में होता है चंपारण। देखिए, मैं चाहूं तो आपको पीपीटी पे भी पढ़ा सकता हूं, खाली पीपीटी पे बता दूं, लेकिन वहां आपको क्या है, समझ में नहीं आएगा। और देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, अगर आप रटोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, एग्जाम के डे भूल जाओगे। ये क्या एक कहानी है, इसलिए मैं आपको कहानी के थ्रू समझा रहा हूं कि एक चीज हुई तो वो क्यों हुई, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। तो इसीलिए ये था। आप देखिए चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह पे समझने से पहले इंडिगो का कल्टीवेशन समझिए। क्या था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नील था, यानी कि जो नील की खेती थी, बहुत प्रॉफिटेबल थी। वो नील का क्या है, एक्सपोर्ट करते, इंडिया से लेके जाते थे और बाहर यूरोप में बेचते थे। तो भाई, अगर किसी चीज से फायदा हो रहा है तो उसको तो वो करवाएंगे ना। लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक थे कि जहां भी आप इंडिगो की कल्टीवेशन करोगे, वो जमीन क्या बैरन, यानी कि बंजर हो जाती है, फिर उसके अंदर वो दम नहीं रहता, यानी कि वो क्षमता नहीं रहती फिर से दोबारा खेती कर सको। तो देखिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्या था कि किसानों का रिवोल्ट हो गया था। चंपारण क्या डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, ये भी याद रखिएगा, चंपारण बिहार, ये भी पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि इंडिगो का जो कल्टीवेशन था, जिसको बोला जाता था तिनकठिया सिस्टम, याद रखिएगा, तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया सिस्टम, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, तिनकठिया सिस्टम। अब इसमें क्या होता था कि इसमें 3/20 भाग, यानी कि किसी जमीन का, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि ये कोई जमीन का पीस ऑफ लैंड है, इसके आप 20 हिस्से कर दीजिए, ऐसे करके मान लीजिए ये 20 हिस्से हो गए। तो इसके 20 में से 3 हिस्सों पर क्या है, आपको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है। और फिर देखिए, अब ये 3 हिस्सों पे कर दी, लेकिन जिन 3, मान लो इन वाले हिस्सों पे कर दी, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जो ये हिस्से हैं ये खत्म। अब इस जो बची हुई जमीन है, फिर इसके क्या है, इसके भी सेम 20 हिस्से करके 3 हिस्सों पे कर दो। तो ऐसे क्या, किसानों को लॉस हो रहा था, उनकी जमीन बर्बाद हो रही थी। तो इसी के अगेंस्ट में उन्होंने विड्रॉ, मतलब क्या है, उन्होंने क्या रिवोल्ट करा कि भाई साहब हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अंग्रेज फोर्स कर रहे थे, तो इसी के चलते गांधी जी को बुलाया गया वहां पे, और उन्होंने आके ये जो डिस्प्यूट है इसको क्या रिजोल्व करवाया था। अब यहाँ पे सेम आपको चीज क्या याद रखनी है इसी के साथ में, कि यहाँ पे एक और बहुत फेमस लीडर थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, राजकुमार शुक्ला, इनका भी याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला, इनको मत भूल जाना बिल्कुल भी, राजकुमार शुक्ला, इनको याद रखिएगा। ये लोकल वहां के पीजेंट लीडर, किसान लीडर थे जो फेमस हुए थे उसी इंसिडेंट से, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। बाकी चंपारण सत्याग्रह पूरा आपको समझ में आ गया होगा कैसे था और क्या था चंपारण का पूरा सीन। ठीक है, अब इसके बाद में, चंपारण के बाद में क्या होता है, मेन गांधी जी का मूवमेंट 1900 से अब 1918 में होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये आपको पूरा पीपीटी में भी मिलेगा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या थी, तो देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या थी कि ये क्या है, कॉटन की, सबसे पहले ये याद रखिएगा, कॉटन की मिल थी। ये किसकी थी, कॉटन की मिल थी, कॉटन की मिल थी। इसके जो, और इस रीजन में क्या था, यानी कि अहमदाबाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेग बोनस मांग रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि हमें 50% बोनस, यानी कि हमारी जो वेजेस हैं उसमें हाइक चाहिए, प्लेग की वजह से लॉस हुआ है। लेकिन जो अहमदाबाद मिल ओनर थे वो बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं थे कि हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। फिर बाद में जब गांधी जी की एंट्री होती है तो वो क्या करते हैं, 30% यानी कि 35% का वेजेस में हाइक दिलवा देते हैं। याद रखिएगा, गांधी जी का क्या है, 35% का वेजेस में हाइक दिलवा देते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले कौन थे, तो देखिए एक और हैं जो नाम पूछा जा सकता है। तो यहां से आता है अनुसुईया साराभाई, अनुसुईया साराभाई, याद रखिएगा, अनुसुईया साराभाई, इनके बारे में भी बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से फेमस होती हैं अनुसुईया साराभाई।
इसमें, और यहाँ पे कौन था, राजकुमार शुक्ला। ये जो सेकंड नाम है ना, इनको जरूर याद रखिए, मतलब भूलना मत। अब जैसे देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है ना, इसके ही अगले एक हफ्ते में यानी कि 7 दिन बाद, 7 days लेटर, 7 दिन के बाद क्या होता है, 7 days के बाद में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, खेड़ा मूवमेंट हो जाता है। खेड़ा क्या है, खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर जो सूरत में पड़ता है। अब खेड़ा ये क्या था, अब देखिए खेड़ा में क्या हुआ था, खेड़ा में आया था प्लेग। प्लेग आया नहीं, सॉरी प्लेग नहीं, प्लेग आया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। यहाँ पे आया था ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ गया था, जिस वजह से जो खेती है उसकी जो ईल्ड है, यानी कि जो खेती है बर्बाद हो चुकी थी, क्रॉप बिल्कुल नहीं हुई थी। लेकिन जब फसल बर्बाद हो गई तो गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए, उन्होंने क्या करा, टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया। आप देख रहे हो, मतलब मोनोपोली आप इस तरह समझिए कि टैक्स कम करने की वजह बढ़ा दिया, जबकि अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड, जो उस टाइम पे क्या चलता था, रेवेन्यू कोड चलता था, याद रखिएगा उस टाइम पे चलता था रेवेन्यू कोड। अगर रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि रेवेन्यू कोड में क्या था कि 1/4, यानी कि जो क्या है नॉर्मल प्रोडक्शन है, नॉर्मल नॉर्मल प्रोडक्शन, यहां से आप समझोगे नॉर्मल प्रोडक्शन। इसका मतलब समझिए, अगर किसी खेत में कोई खेती हो रही है जो नॉर्मल जितनी होती है, अगर उससे 1/4 कम होती है, तो जो टैक्स होता था उसमें रिमिशन मिल जाता था, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था उनको। लेकिन इन्होंने क्या करा, वित्त ने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसी की वजह से क्या खेड़ा मूवमेंट हुआ, और खेड़ा मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या है, गांधी जी को बुलाया गया और उन्होंने इसको भी सेटल कराया। और इसी मूवमेंट से, यानी कि जो खेड़ा मूवमेंट है, यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी फेमस हुए थे। इसको भी बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, भूलना मत इस चीज को, सेम एकदम कंठस्थ कर लो इस चीज को, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, अब ये तो मेन मूवमेंट हो गया गांधी जी का। अब इसके बाद में 1818 हो गया आपका। अब 1819 में क्या होता है, क्योंकि देखिए गांधी जी का अगर मूवमेंट समझना है ना आपको, क्योंकि इसके 1919 में गांधी जी ने सच तो कुछ किया नहीं था, लेकिन गांधी 1919 में बहुत सारी चीजें चल रही थी पैरेलल में। जैसे कि 1919 में शुरुआत हो जाती है खिलाफत मूवमेंट की, मैं आपको यही बताता जा रहा हूं, खिलाफत मूवमेंट, इसको भी याद रखिएगा। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है जो 1922 तक चलता है। अब समझिए खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत मूवमेंट क्या था, देखिए जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद में क्या होता है कि जो अलाइड फोर्सेस जीत जाती है, जिसमें यूके, ब्रिटेन और यूएसए वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, यानी कि जो मॉडर्न डे टर्की आप देख रहे हो ना, अब तो हालांकि उसका भी नाम चेंज किया जा चुका है रजब तैयब अर्दोगन के द्वारा, जिनको तुर्किया बोलते हैं वो। तो जो मॉडर्न डे टर्की है ना, वहां पे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, जो इसने 600 साल तक राज किया था। ऑटोमन एम्पायर क्या था, यानी कि जो जितने भी मुस्लिम मतलब शासन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑटोमन एम्पायर था, जो बहुत ही बड़ा था। तो जो ऑटोमन एम्पायर था ना, वो हार चुका था, क्योंकि वो इनके अगेंस्ट में था अलाइड फोर्सेस के। तो ऑटोमन एम्पायर हारने के बाद में क्या होता है कि जो मुस्लिम खलीफा थे यहाँ के, यानी कि खलीफा, सब जो खलीफा की पोस्ट होती थी उसको हटा दिया गया था। जब खलीफा की पोस्ट हटा दी गई थी, यहाँ पे खलीफा की पोस्ट हटा दी, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे उन सबने क्या करा, प्रोटेस्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश जो रूल था उसके अगेंस्ट में, कि इस पोस्ट को रिस्टोर करो। और इंडिया में करने वाले कौन थे, 2 अली ब्रदर थे, नाम याद रखिएगा आप बिल्कुल, मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो कभी। आपको हिंदी राइटिंग समझनी पड़ेगी मेरी। मोहम्मद और कौन से थे, शौकत अली। शौकत अली, ये 2 ब्रदर थे, शौकत अली जिन्हें अली ब्रदर कहते हैं, ये दोनों लीड कर रहे थे। अब देखिए जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था ना 1919 में, तो इसी के चलते गांधी जी अगला मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि मुस्लिम तो अगेंस्ट है ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब इसी का फायदा उठाने के लिए गांधी जी तुरंत से अपना अगला मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। आप बता सकते हो कौन सा है, नहीं मैं तो आपको समझा ही दूंगा। अब देखिए 1919 में एक तो ये हो गया, और 1919 में क्या हुआ था, 1919 में एक और चीज हुई थी, क्या आया था, रॉलेट एक्ट, इसको याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट इंडिया आया था, रॉलेट एक्ट, जिसे बोला जाता था काला कानून, याद रखिएगा, जिसे ब्लैक का यानी काला कानून बोला जाता था। काला कानून, याद रखिएगा इस चीज को, काला कानून बोला जाता था, ठीक है। क्यों बोला जाता था, क्योंकि देखिए इस एक्ट के बदले में पता है एक बहुत ही फेमस से थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अंदर ये था, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कॉन्स्पिरेसी में पाया जाता है, यानी कि अगर वो ऐसा उनको लगता है कि कोई ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुरंत उठाओ जेल में डाल दो, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई कुछ नहीं सुनी जाएगी, आपके फंडामेंटल राइट जो है सब कुछ खत्म, बस उठा के सीधा जेल में डाल दो, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी के अंदर एक कहावत चलती थी, नो वकील नो दलील नो अपील, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, ये एकदम चलता था इस तरीके से। अब इसी एक्ट के चलते क्या हुआ था, एक और चीज याद रखिए, क्योंकि अगर आपको गांधी जी का अगला मूवमेंट समझना है तो पहले 1919 की तीनों घटनाओं को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में क्या होता है, 13 अप्रैल, ये तो आपको याद होगा, आई थिंक याद आ गया होगा अब तो, 13 अप्रैल के नाम से,
नहीं आया तो कोई बात नहीं। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जिसमें क्या होता है कि दो पॉपुलर लीडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो पॉपुलर, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। नाम याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली नाम के दो लीडर होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ये ब्रिटिश, ये जो रॉलेट एक्ट होता है इसके लिए, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इन्हीं के सपोर्ट में क्या होता है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर, जो पंजाब जलियांवाला बाग है, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं बैसाखी के दिन बहुत सारे, और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसी के अंदर जो जनरल डायर है वो आगे गोलियां चला देता है। फिर आपको पता है कि जो काला धब्बा है ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा, उसमें से एक है जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। और आप वो कितने तरीके से हुआ, तो ये क्या था? जलियांवाला बाग मैसेकर। अच्छे से याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए हुआ था। अब देखिए यहां से एक और चीज फेमस बनती है कि जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो यहां पे क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना क्या करा था? यहाँ पे अपना टाइटल लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या टाइटल था उनके पास, बता सकते हो मुझे? उनके पास टाइटल था नाइटहुड का। याद रखिएगा इसको। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास नाइटहुड का टाइटल था। नाइटहुड का टाइटल क्या होता है? नाइटहुड का टाइटल इंग्लैंड के क्वीन या किंग के द्वारा दिया जाता है, जो इनको 1915 में दिया गया था इनके लिटरेचर वर्क के लिए। इस टाइटल के अंदर होता यह है कि जिसको भी नाइटहुड का टाइटल मिलता है वो अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। बस इतना सा होता है, याद रखिएगा। इन्होंने इतना अच्छा काम करा था कि इनको लिटरेचर के लिए नाइटहुड का टाइटल मिला था। अब जब लौटाने की बात आ रही है तो देखिए, जो मैंने आपको कहाँ बताया अभी, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये कौन सा? खिलाफत मूवमेंट। जब खिलाफत मूवमेंट हो रहा था ना, तो गांधी जी को मैंने बताया था कि गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। यहाँ पे गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि कब लौटाई, तो वो कब लौटाई? खिलाफत मूवमेंट के बाद में लौटाई। अच्छे से याद रखना बिल्कुल। अब देखिए, यही जो मैंने आपको पूरा कुछ समझाया है, आपको यहाँ पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा। 9 जनवरी 1915 इंडिया आ चुके थे। साबरमती आश्रम 16 में स्टैब्लिश किया। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। खेड़ा मूवमेंट, जिसे खेड़ा मूवमेंट समझा दिया मैंने आपको पूरा, और खिलाफत मूवमेंट भी समझा दिया। रॉलेट एक्ट समझा दिया 1919 में। जलियांवाला बाग मैसेकर समझा दिया पूरा का पूरा। और खिलाफत मूवमेंट में कौन थे? दो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। जलियांवाला बाग में कौन थे? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, दो नाम के ब्रदर थे। नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है असहयोग आंदोलन। कोऑपरेशन तो समझते हो ना, कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो। तो गांधी जी कहते हैं कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हमें क्योंकि खुद का सेल्फ रूल चाहिए। तो वो इसका विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। उनने मना कर दिया, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया। कब? ये कर दिया आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को। बिल्कुल मत भूल जाना इस चीज को। नॉन कोऑपरेशन था, एक सिंपल सा है। अब देखिए 1920 में ये होता है, तो इसके बाद में मेजर इवेंट होता है 1924 में। 1924 में क्या होता है? गांधी जी पहली बार आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बेलगांव, यानी बेलगांव कहां पड़ता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बेलगांव पड़ता है कर्नाटका के अंदर। बेलगांव आता है आपका कर्नाटका के अंदर, ये कर्नाटका के अंदर। तो जो बेलगांव सेशन हुआ था ना, इसमें गांधी जी को पहली और आखिरी बार 1924 में प्रेसिडेंट बनाया गया था आईएनसी का। पूछा जा सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो बने थे ये किसकी मदद से बने थे? यानी कि जो मॉडरेट थे, यानी कि जो मॉडरेट थे, उनके द्वारा गांधी जी क्या बने थे? इसके हेड बने थे, मतलब प्रेसिडेंट बने थे। याद रखिएगा अच्छे से। अगर मैं आगे बताऊं आपको, तो देखिए समझा देता हूं आपको, अगर समझना है तो बहुत अच्छे से बेसिक डिटेल में समझिए। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा 1907। 1907 में क्या हुआ था? आईएनसी सूरत सेशन। आईएनसी तो समझते हो ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका सूरत सेशन हुआ था। सूरत सूरत सेशन हुआ था, जिसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। इसमें क्या था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो भागों में बट गई थी। एक एक थे आपके गरम दल, एक थे नरम दल। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, और एक थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे थे आपके मॉडरेट। ऐसे करके याद रख सकते हो।
जो आपके मॉडरेट थे, मॉडरेट को कौन लीड कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। और उनको कौन कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट को। ये भी याद रखिएगा। बटे क्यों थे? बटे इसलिए थे क्योंकि इनका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनका ये मानना था कुछ लोगों का कि जैसा हमारा रवैया चल रहा है, यानी कि गांधी जी का जो तरीका है, जो हम नॉन वायलेंस का तरीका अपनाते हैं, इससे हम आजादी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जो जो फैक्शन आया, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए, इस वजह से दो भागों में बट गए थे। तो इसीलिए जो जो मॉडरेट थे, उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करा और 1924 में पहली बार वेलगांव सेशन के अंदर गांधी जी प्रेसिडेंट बने। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और कांग्रेस जी सेशन कौन सा था? तो 39 सेशन था। ये भी याद रखना अच्छे से, बिल्कुल भूल मत जाना इस चीज को। अब देखिए हम 1924 में आ गए। अब इसके बाद 1925 पढ़ना है आपको। तो 1925 में क्या होता है? 1925 में होता है काकोरी। याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन। पहले इसको रॉबरी बोलते थे, लेकिन अब एक्शन बोल दिया गया है। अब एक्शन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका नाम अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है। कोई बता सकता है कि इसका नाम हाल फिलहाल में क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत नाम चेंज हो रहे हैं। इसके नाम के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी। काकोरी एक गांव पड़ता है लखनऊ के बराबर में। तो उसको रोका गया। रोक के नहीं है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना था उसको लूटा गया। और टेक्निकली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना नहीं था, वो हम इंडियंस का खजाना था। बस हमने उनसे वापस लिया था। और इसमें क्या हुआ था कि ये इतनी बड़ी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ इतना बड़ा ट्रेन एक्शन था, इतना जो चुराया था, जिसमें दो मेन लीडर थे। यानी कि जो दो मेन लीडर थे कौन थे? एक थे आपके बिस्मिल, एक थे बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी, और अशफाक उल्ला खान जी। हालांकि और भी लीडर थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, लेकिन मेन ये दो थे। और ये कब हुआ था? अगस्त 1925 को हुआ था। बिल्कुल मत भूल लेना इसको। अगस्त 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन इंसिडेंट लखनऊ के पास में। ठीक है, जो एक मैं कहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुंह पे एक तमाचा था, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि उनने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई हमारा ही खजाना ऐसे लूटा जा सकता है। और इस इंसिडेंस के अंदर ना एक क्या हुआ था, एक एक सिविलियन की डेथ भी हुई थी अनइंटेंशनली। और ये किया किसने था? एचआरए। एचआरए क्या थी? यानी कि एचआरए एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी, बाद में भगत सिंह साहब भी जुड़ गए इसमें। बहुत सारे लेजेंड्स जुड़े इसमें। कभी फ्री हो, अगर आपका मन हो तो बताना, इसके लिए एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे। एचआरए था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, जिसका नाम बाद में बदल के हिंदुस्तान एचएसआरए कर दिया गया। यानी कि एचएसआरए यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्योंकि जब जब इसका नाम एचआरए था ना, तो तब तक तो क्या था कि लोगों को लगता था रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिशर्स बहुत एक्शन लेते थे। जैसे ही सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा तो थोड़ा मॉडरेट, आप कह सकते हो टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर दिया गया था। ये याद रखिएगा। इसका 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। पहले इसको काकोरी ट्रेन इंसिडेंट या रॉबरी बोला जाता था, लेकिन अब नाम चेंज हो चुका है। नेक्स्ट, यहां तक आपका पूरा खत्म हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है? यहां आप देखिए, ये क्या है? साबरमती आश्रम 1916 में गांधी जी ने स्टैब्लिश किया सबसे पहले। वहां से लौटने के बाद में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। या फोटो देख सकते हो गांधी जी की, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। गांधी जी पहली बार 39 सेशन होता है जो बेलगांव में होता है। गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। खिलाफत मूवमेंट मैं आपको बता चुका हूँ 1919 से लेके 1922 तक चला। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है सब कुछ समझ में आ चुका होगा। गांधीयन एरा में आपको सच बता रहा हूं, ऐसा पढ़ा दूंगा कि अगर आपने एक बार देखा ना, कभी आप एक भी क्वेश्चन सिंगल मिस नहीं करने वाले हो। अभी बस थोड़ा सा और है, आप पेशेंस के साथ डटे रहिए, क्योंकि आप हर बार करते होगे और हर बार आपसे गलतियां हो जाती होंगी, लेकिन इस बार आपको गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहने वाली है। आगे बात करते हैं। अब देखिए 1925 तक हमने पढ़ लिया। अब 1928 में क्या है? साइमन कमीशन इंडिया आता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए साइमन कमीशन इंडिया आता है। अब साइमन कमीशन इंडिया क्यों आता है, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। अलग से समझाते हैं। यहां हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में इंडिया आता है। आता क्यों है भाई साहब? रीजन समझ बताइए, इसके रीजन तो बहुत जरूरी है। देखिए जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसकी स्टडी करने के लिए, यानी कि उसने कैसा काम किया उसकी स्टडी के लिए साइमन कमीशन इंडिया आता है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आने की बात करता है। लेकिन आप एक बात सोचिएगा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आ रहे हो और उसमें इंडियंस का ही सही नहीं है, यानी कि जिन पे आप लॉ लागू करोगे उनका आपने कोई ओपिनियन ही नहीं लिया, तो उसका फायदा ही क्या रहता है? तो इसका क्या विरोध हुआ, जिसे क्या बोला गया? व्हाइट मैन कमीशन बोला गया। व्हाइट मैन कमीशन याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों कौन थे? गोरे थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन बोला गया। जब ये लाहौर में जाता है, याद रखिएगा, जब ये लाहौर में जाता है तो बहुत एकदम इसका बॉयकॉट होता है बहुत बुरी तरह से। जब ये लाहौर जाता है साइमन कमीशन,
तो यहाँ पे कौन होते हैं, लाला लाजपत जी अपने लोगों के साथ मिलकर इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, जिन पे लाठीचार्ज हो जाती है और लाठीचार्ज होने की वजह से 18 दिन के बाद उनके सर में ट्रोमा हो जाता है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और यहीं पे लाला लाजपत राय जी ने क्या दिया था, लाला लाजपत राय जी ने क्या दिया था भाई साहब, याद रखिएगा, साइमन गो बैक का नारा, याद रखिएगा, भूलना मत, 1928 में दिया था, कभी भी आ सकता है आपसे। साइमन गो बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने, अच्छे से याद हो गया बिल्कुल। साइमन कमीशन क्या था, कैसे था, पूरा समझा दिया मैंने। 1919 का जो एक्ट था उसकी स्टडी के लिए आया था और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर रहे थे। लाला लाजपत राय जी ने बोला जब आप इंडियंस की नहीं सुनोगे, इंडियंस के लिए कानून बना रहे हो तो उसका मतलब क्या रहेगा, तो इसलिए इसका प्रोटेस्ट हुआ बहुत ज्यादा। आगे अगर हम बात करें इसमें तो देखिए, अब इसके बाद में जब 1928 में ये सब कुछ हो गया, यानी कि साइमन कमीशन आ गया, सब कुछ आ गया, तो गांधी जी ने इसके बाद में क्या रखा, अपनी एक 11 डिमांड रखी। अब देखिए वो डिमांड आपको बेसिक जानना है, मतलब आपको डिमांड जरूरत नहीं है जानने की। 1930 के आस 30 में गांधी जी ने क्या करा, 11 डिमांड रखी, बिल्कुल मत भूलना। डिमांड किससे रखी, उस टाइम के हमारे कौन थे, वायसरॉय, जो वायसरॉय थे कौन थे, इरविन, भूलना मत बिल्कुल, कौन थे, इरविन, जो कब से कब तक रहे, 1926 से लेके 1931 तक रहे। इरविन के सामने 11 डिमांड रखी। इन 11 डिमांड में ये था कि जो टैक्स लगाया है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था साल्ट, यानी कि जो नमक था, आप ये सोचिए कि जो सबसे बेसिक नीड है एक इंसान की, नमक बनाने में कौन सा कितना क्या जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर तक टैक्स लगा दिया था, तो नमक पे टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने बोला इसको हटाओ और हमें क्या सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, और हमें जो आप ये एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो इसको भी हटाओ, बहुत सारी चीजों को। अब गांधी जी के इन डिमांडों का ना इरविन ने बहुत एकदम रूडली रिप्लाई दिया और कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसी से नाराज होकर गांधी जी ने बोला अच्छा आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो ठीक है फिर चलिए। तो गांधी जी ने क्या करा, पहले तो दांडी मार्च स्टार्ट करा। अब दांडी मार्च कब करा, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला। गांधी जी ने क्या करा, साबरमती आश्रम से निकले अपने 78 फॉलोअर्स के साथ और 380 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। कहां से, साबरमती आश्रम से दांडी 380 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा 78 फॉलोअर्स के साथ में, 380 किलोमीटर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और दांडी कोस्टल विलेज, जब आप ऑब्वियस है पूछा जा रहा है, यानी कि जब नमक बनना है तो कोस्टल विलेज होगा गुजरात के अंदर, वहां जाके नमक, मतलब नमक तो ऑलरेडी है, उठाया और वो उनका जो वो था लॉ वो तोड़ दिया, कैसे तो कोई भी बना सकता है, तुम हम पे लगा क्यों रहे हो इस चीज को। तो ये क्या है, इस तरीके से दांडी मार्च था। अब दांडी मार्च के साथ में गांधी जी ने क्या करा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लागू करा था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, इसको ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, बिल्कुल मत भूल जाना। और इसको हिंदी में बोलते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए मतलब यहां से निकालिए, सिविल डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस का मतलब है कि आप किसी की अथॉरिटी, यानी कि ओबे का मतलब होता है, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। ओबीडियंस का, डिसओबीडियंस का मतलब हो गया कि आप किसी की जो अथॉरिटी है उसको आप रिफ्यूज कर रहे हो, आप उसको मान नहीं रहे हो। तो ये था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसके अंदर क्या था कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ना, तो इसमें गांधी जी ने बोला था कि आप बिल्कुल मत मानो, एकदम इनकी बात ही मत सुनो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे आप देखिए मैं समझाता हूं, एक नया पेज लेके, सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस, इसमें क्या था, गांधी जी ने कहा सब कुछ रिफ्यूज करो, आप कॉलेज मत जाओ, यानी कि कॉलेज मत जाओ, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करो और मत स्कूल अटेंड करो, ना ही टैक्स दो इनको, तो इन सारी चीजों को करो। और इसमें क्या था, जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ना, तो गांधी जी और नेहरू जी बहुत ज्यादा क्या कह रहे हैं, मतलब आगे आके इसको लीड कर रहे थे, तो इनको क्या जेल हो गई थी दोनों को, गांधी जी और इनको जेल हो गई थी। जब ये चल रहा था इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाल दिया गया तो उनको लगा भाई भीड़ और बढ़ गई, तो जो लॉर्ड इरविन थे उनको लगा ऐसे बात नहीं चलेगी, तो उनको जेल से निकाला गया। और फिर गांधी और इरविन पैक्ट होता है, वो कब होता है, 1931, 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट, याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट। बता चुका हूं इरविन कौन है, इरविन हमारे वायसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट होता है। इस पैक्ट के अंदर क्या दो डिमांडें निकल के आती हैं। एक डिमांड तो ये आती है कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या करेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब आप कहोगे ये बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां से आ गई, देखिए समझाते हैं आपको। जो कहां पे हो रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। और दूसरा क्या है, एंड कर देगी किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है उसका एंड कर देगी। अगर मैं बात करूं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, हालांकि हिस्ट्री का पार्ट है पूरा, आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी।
कहाँ 1930, 1931 और 1932 तीनों के तीनों लंदन में हुई थी। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या था, यानी कि इंडिया में डिमांड हो रही थी सेल्फ रूल की और इस सारी चीजों की, तो इस सब का ही पूरा का पूरा ये सेटल करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में चल रही थी। अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, याद रखिएगा कभी पूछा जाए कब हुई, 1931 में हुई। कब तक हुई, सितंबर से लेकर दिसंबर तक चली। डेट याद मत रखना बिल्कुल, बस ये याद रख लो ईयर कौन सा है, ठीक है, आपका काम बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन था, किस किस के बीच में पैक्ट हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी थी जो जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करा। जैसे इंग्लैंड के पीएम याद रखिएगा, इंग्लैंड के पीएम कौन से, रैमसे मैकडोनाल्ड। अब ये आप ये वाले मैकडोनाल्ड मत समझ लेना जो आप आजकल मैकडी जाते हो। कौन थे, मैं रैमसे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा, ठीक है अच्छे से। और कौन थे, गांधी थे, गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट करा इसमें। किसकी तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। और कौन थे, अंबेडकर जी, और आपके थे अंबेडकर जी, ये भी याद रखिएगा। अंबेडकर जी जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, डिप्रेस क्लास को, जिनको बाद में एससी के नाम से जाना गया, जो डिप्रेस क्लास को बात कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पार्टिसिपेट करा। अली जिन्ना किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुस्लिम को सब रिप्रेजेंट कर रहे थे। सरोजनी नायडू इंडियन वुमेन्स को कर रही थी, क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, याद रखिएगा। अगर बात करें इसके, आपसे क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि वो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने और गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इकलौती ऐसी कॉन्फ्रेंस कौन सी थी जहां पे कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। और बात अगर हम करें कि ऐसा कौन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हालांकि ये जो कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल एकदम डिजास्टर साबित हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो अंबेडकर थे वो क्या कह रहे थे, डिप्रेस क्लास के लिए अलग से जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसमें अलग से सीट का अलोकेशन होना चाहिए। गांधी जी इसके खिलाफ थे, क्योंकि इससे क्या होगा, गांधी जी का मानना यह था कि इससे ये होगा कि इससे क्या है, जो हिंदूज हैं वो और ज्यादा बट जाएंगे। तो दोनों अड़ गए और ये जो है खत्म हो गई। हालांकि इसके बाद होता क्या है, यानी कि जो रैमसे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के पीएम है वो क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड दे देते हैं, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, इसको जाना जाता है इसलिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं 1932 में, जिसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम्स और डिप्रेस क्लास सबके लिए सीट्स दे दी जाती हैं। और इसी के चलते गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी बैठ जाते हैं कहां पे, गांधी जी बैठ जाते हैं स्ट्राइक करने, यानी कि जब तक ये सब सेटल नहीं होगा मैं क्या अपनी स्ट्राइक नहीं हटूंगा, मरते दम तक बैठा रहूंगा। अच्छे से याद रखिएगा, इस चीज को भूलना मत। जिसके बाद में होता है पूना पैक्ट। यहां से आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया इरविन पैक्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इरविन पैक्ट आ गया, मैंने पूरा गांधी इरविन पैक्ट क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, उसके ही दम पे क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो सारा कम्युनल अवार्ड दे दिया गया रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो गांधी जी क्या है अब उस पर बैठ जाते हैं स्ट्राइक पे, तो उनको क्या है जेल में डाल दिया जाता है, मतलब जेल करा दिया जाता है। फिर बाद में गांधी जी और किसके बीच में, अंबेडकर जी के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट का क्या है, जो सेंट्रल यरवाला जेल में होता है, इसको मत भूलना, क्वेश्चन आ सकता है आपसे, वेन्यू क्या था, यरवाड़ा जेल। ये वही जेल है जहाँ संजय दत्त को, जो एक्टर हैं उनको जेल डाला गया था। सेंट्रल जेल वाला जेल पुणे के अंदर होता है, याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में सहमति बनती है कि कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा पूरी की पूरी, बिल्कुल अच्छे से एकदम। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर क्या था, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या सेपरेशन, पावर का सेपरेशन कर दिया गया। जो स्टेट होगी वो सेंटर के अंडर काम करेगी, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में चलता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हो, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। अगला है 1940। तो 1940 में मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की ऑफिशियली डिमांड रखी। आपसे क्वेश्चन आता है कि जो पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान नाम का जो वर्ड है ना, किसने दिया, तो ये रहमत अली ने दिया, भूलना मत इस चीज को। रहमत अली, रहमत अली, इन्होंने ये पहली बार ये जो नाम है पाकिस्तान किसने दिया, रहमत अली ने दिया, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब आपको पता है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसके बाद में डायरेक्ट एक्शन डे होता है, जिसमें बहुत सारे काटमार हो जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा, आपको अच्छे से पता है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताएंगे। देन इसके बाद में गांधी जी करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, जिसमें गांधी जी कहते हैं डू और डाई, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। डू और डाई का नारा देते हैं कि अंग्रेज भारत अब तुम जाओ, अब तो कुछ भी हो जाए, हमें आजादी लेके ही रहनी है। डू एंड डाई का नारा देते हैं।
गांधी जी। इसके बाद में क्या होता है, 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक्ट आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके जरिए हमें क्या है, पूरी की पूरी अपनी इंडिपेंडेंस जो आज हम देखते हैं आजादी मिल जाती है। ये आप बहुत अच्छे से देख, आपने मतलब एकदम पढ़ा। और बाद में आपको पता है कि गांधी जी की डेथ अगर बात करें तो 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में हो जाती है बाय द असैसिनेशन। और किया किसने था, नाथूराम गॉडसे, जो पुणे से आते थे। उन्होंने 3 गोली मारी थी चेस्ट में। और इस तरीके से जो एक ग्रेट सोल है जिसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करा, उनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है और उनकी हिस्ट्री फिर जो भी आप कहो उनकी लाइफ का एंड हो जाता है। तो देखिए ये जो पूरा संक्षेप में मतलब पूरा आपको एकदम डिटेल में मैंने पढ़ाया गांधी एंड एरा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना प्लीज मत भूलिएगा। और देखिए यहाँ तो मैंने पूरा आपको गांधी जी के बारे में पढ़ा दिया कैसे क्या था। अगर आपको और भी किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। एंड सेकंड थिंग ये है कि अभी आपको जो मैंने बोला था कि आपको सरप्राइज मिलेगा, वो आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी आप मेरे साथ बनिए, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। और देखिए चलिए पहले आपके लिए वही बता देते हैं। ये देखिए, आप पहले यहाँ फोटो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दांडी मार्च 1930। मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, 78 फॉलोअर्स के साथ में 380 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था। भूलना मत साल तक इसके। क्या क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था गांधी जी के द्वारा, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपके लिए, ये देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए लेकर आया गया है। ये पूरा एक फ्लो डायग्राम है गांधी जी की जर्नी के बारे में, जिससे क्या है, जो कि मैंने आपको जो बताया कि आप एक क्या रफ नोट्स बनाना या आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इससे आपको होगा क्या, जैसे आप एक बार ये क्लास करोगे ना, ये पीडीएफ निकलवा लेना या फोन में स्क्रीनशॉट रख लेना। इससे क्या आप स्टार्ट करोगे, 1869 में क्या हुआ, गांधी जी का जन्म हुआ। 88 में क्या, लंदन चले गए। 93 में साउथ अफ्रीका चले गए। 94 में नेटल कांग्रेस बनाई, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर बनाया इन्होंने, कितना 1903 में बनाया। फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में। और ये क्या है, पहला सत्याग्रह 6 में करा। 1909 में हिंद स्वराज बुक लॉन्च करी, जिसका इंग्लिश वर्जन कब आया था, 1910 में आया था। ये इस तरीके से आप, मैं जैसे कर रहा हूं ना, आप भी सेम ऐसे करने लग जाओगे। फिर यहां से आओगे, ये रहा टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया जोहान्सबर्ग में, और ये कहां पे था आपका, डरबन में था। 15 में रिटर्न आ गए, जिसको एनआरआई डे मनाते हैं। 1916 में क्या हुआ, 1916 में साबरमती आश्रम बनाया अहमदाबाद में। 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, और आपका क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। 1919 में खिलाफत हुआ, और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, प्रेसिडेंट किसके बने, आईएनसी के बने, याद रखिएगा 39वां सेशन था। और मॉडरेट ने सपोर्ट करा था, जिसको लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहां से आप यहां आ जाइए, 1925 में काकोरी, 28 में साइमन कमीशन इंडिया आया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। 1931 में गांधी अरविंद पैक्ट हुआ, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा सेकंड वाली में। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, किसके बीच में, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट। 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसके थ्रू हमें आजादी मिल गई। देखा ना आपने कितनी आसानी से, अगर आपने एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करा है तो आप इस पूरे चार्ट के थ्रू बड़े आसानी से इस पूरी वीडियो को रिवाइज कर जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो का अंत। और आपको जो भी जैसा भी लगे, वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी, जो हमने गांधीयन एरा पढ़ा है, इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर आपको क्या है, पीवाईक्यू डिस्कस कराए जाएंगे पूरे के पूरे, जो कि मैं ही लेके आऊंगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।